नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे वर्साय की संधि। 28 जुलाई 1914 को जो प्रथम विश्व युद्ध, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में 1,70,00,000 लोग मारे गए और उससे दुगने लोग घायल हुए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच आकाश, धरती, समुद्र की लड़ाई में यह एक पूरे विश्व का नक्शा बदल देने वाला ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में विशेषकर जो जीतने वाले देश थे वे अपने लाभ और अपना नुकसान की भरपाई के लिए कमज़ोर और पराजित देशों पर विशेष रूप से एक सोची समझी अपनी चाल से अपना लाभ कमाने की दृष्टि से उनके साथ संधि स्थापित किए। सन 1919-20 में विजित जो राष्ट्र थे, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, इन देशों ने पराजित देशों के साथ समझौता किया। जैसे जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि की, हंगरी के साथ ट्रियानन संधि की, तुर्की के साथ सेव्रे की संधि की और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की। ये जो सभी राष्ट्र थे, ये पराजित राष्ट्र थे, जिनको संधि के माध्यम से कमज़ोर करना था, और जो जीते हुए देश थे वे इनसे उनकी सैन्य शक्ति को कम कर, उनकी आर्थिक स्थिति को कम कर, अपना स्वयं का जो आर्थिक साम्राज्यवाद की जो अग्रणी विकसित देश बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी, ये उनका ही परिणाम था। इन सारे संधियों में वर्साय की संधि को प्रमुख माना जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। इस शांति समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है मिलकर के बनाए थे, और जिनको जर्मनी को मानना जरूरी था। अगर वह ऐसा ना करता तो यह धमकी दिया गया था कि अगर ये ना माने तो ये तीनों देश उस पर आक्रमण कर देंगे। जिनकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व भी दिया गया। इस प्रकार से जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों, खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई वे करेंगे, ऐसा भी कहा गया। और इस प्रकार से जर्मनी पर 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को वह देता रहेगा। बहुत से विद्वानों का मानना था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारा हुआ देश है, उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में राशि देने के लिए पर्याप्त साधन और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं है। इन सभी बातों से अमेरिका ने कई वर्षों बाद यह समझा कि यह सच है, तो
इन्हें कम करके 20,000 लाख पाउंड किया। दूसरा शर्त था, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन अपने अधिकार में जमाया था उन्हें उन देशों को वह वापस देगा। जैसे बेल्जियम व फ्रांस पूर्व रूस से संधि में जो जमीन जर्मन को मिला था वह उसे स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा इन शर्तों में रखा गया था। तीसरा है, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया है ना, जर्मनी द्वारा जो है जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था अल्सास और लॉरेंस क्षेत्र, वह फिर से फ्रांस को उस क्षेत्र को वापस करेगा, ऐसा इस शर्त में रखा गया। यहाँ तक कि फ्रांस की खदानों में जो पहुँचे हुए नुकसान की जो भरपाई है वह सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को देगा। उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का नियंत्रण होगा और इस प्रकार हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा और 15 साल बाद जनमत संग्रहण करके यह तय करेगा। चौथा है, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के हिस्से जो बहुत बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग हो गया और दोनों के बीच डैंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्र तक पहुंच बना रहे। इस प्रकार से पोलैंड देश को एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। पांचवा, इस प्रकार से पूर्व जर्मन साम्राज्य भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दिया गया। इनकी शर्तों में छठवां है, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे है ना, जर्मनी ने अफ्रीका में अपना जो गुलाम बनाया हुआ था उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में दे दिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल को दे दिया। इस प्रकार से चीन में जो जर्मन नियंत्रण क्षेत्र थे उन्हें भी वह चीन को वापस ना देकर जापान को दे दिया गया। सातवां है, संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया। निशस्त्रीकरण मतलब होता है शस्त्रों में कटौती करना, अर्थात जर्मनी के शस्त्रों का निशस्त्रीकरण करके उसकी सेना को घटा दिया गया। 1 लाख सैनिकों तक ही सीमित कर दिया गया। जो जर्मनी के तोप थे, पनडुब्बी थे, युद्धपोत थे, हवाई जहाज़ थे, सबको नष्ट कर दिया गया और फ्रांस की सीमा में लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश इस प्रकार से वर्जित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि जर्मन जो देश है वह फिर से कभी दूसरे देशों पर आक्रमण ना कर सके। आठवां है, शर्तों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, तो दोनों को नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि उनको पता है ये शक्तिशाली बन जाएंगे। अतः अगर इनको मिलना है तो राष्ट्र संघ की अनुमति चाहिए। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को इस प्रकार से अलग कर दिया गया। कई प्रदेश लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने को कहा गया। इस तरह से सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा था, जिसके पास केवल कृषि भूमि था, आर्थिक संसाधन उसके पास नहीं था। तो बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन जो भाषा बोलती थी वह स्वाभाविक दोनों का विलय हो, लेकिन ऐसा उन देशों के साथ होने नहीं दिया गया। इस प्रकार से वर्साय की संधि का क्या परिणाम हुआ? यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है, क्योंकि इसमें राजनीतिक, अर्थशास्त्री जो विद्वान थे
उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। क्योंकि यह जो संधि थी लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर यह जो है खरा नहीं था। क्योंकि जो भी यहाँ पर वर्साय की संधि में निर्णय लिया गया यह निर्णय सर्वसम्मति नहीं था, क्योंकि विजित राष्ट्रों ने इसे जबरन पराजित देशों पर थोपा, अर्थात उनको कमज़ोर बना दिया। जर्मन को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया। जब यह संधि किया गया तो पराजित राष्ट्रों को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस प्रकार से उनको इस संधि में हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। तो जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, वह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके किए का दंड लोकतांत्रिक राज्य को देना सही नहीं है, ऐसा जर्मनी का कहना था। उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को जबरदस्ती मनवा रहे हैं। इसके विपरीत विजित देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद झगड़े किए और बाद में इसी कथन पर चुनकर आए थे कि जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ देंगे, ताकि वह कभी भी सर उठाकर कभी आगे बढ़ ना सके। इस प्रकार से जर्मनी के साथ न्याय संगत व्यवहार ना करके उनके साथ उनकी आर्थिक स्थिति को जानबूझकर कमज़ोर कर दिया गया। इस प्रकार से इस आने वाले भविष्य में एक बड़े युद्ध की संभावना को जन्म दिया वर्साय की संधि ने, क्योंकि जो विजित राष्ट्रों ने ऐसा जो कदम उठाया था वह न्याय संगत नहीं था, क्योंकि उनके इस कदम से जर्मनी पूरी तरह से आहत हो गया था और जर्मन देश की संपूर्ण जनता विजित राष्ट्रों के लिए अपने मन में क्रोध और बदले की भावना का अपने मन में विचार रखा था। इस प्रकार से राष्ट्रसंघ की स्थापना, यह भी जो है वर्साय की संधि का एक प्रमुख मुद्दा था। 19वीं सदी के अंत से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो दो देशों के बीच समस्याओं का जो युद्ध होने वाला उन्माद है वह कम करे या उस युद्ध को रोके। राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धांत में यह विशेष प्रयास किया गया कि एक ऐसी राष्ट्रसंघ या संस्था की स्थापना किया जाए जो विश्व में शांति स्थापना करे। सन 1920 में जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया, जिसका लक्ष्य था दो देशों के बीच झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटारा करना और स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि पर विकास करना। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन करना। उदाहरण के लिए जैसे वर्साय के समझौते के अंतर्गत सार क्षेत्र और डेंजिंग पट्टी जैसे पोलैंड समुद्र तक पहुंचने के लिए दिया जाना प्रशासन, ये सभी राष्ट्रसंघ के ऊपर जिम्मेदारी था। तो राष्ट्रसंघ एक ऐसी संस्था थी जो विश्व में शांति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, परंतु उसके सामने कई समस्याएं थी। पहली तो यह समस्या कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। राष्ट्रपति विल्सन जो अमेरिका से है वो खुद इस राष्ट्रसंघ में सम्मिलित नहीं हुआ। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की
पैरवी कर रहा था उसको इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया।